नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स। और फिजिक्स में पढ़ेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। और आज हम लोग इसके तीसरे पार्ट को जो है बाबू देखेंगे। और इस तीसरे पार्ट में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे जिसमें हमने दर्पण के बारे में डिस्कस किया था। अब प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आते हैं बाबू इसके सबसे पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक कह रहा होगा प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। वो देखिएगा यहां पर हमने डिफिनेशन लिखा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हम जैसे मान के चलते हैं बाबू, यहां पर हम दो माध्यम लेते हैं, एक हमने सघन लिया और एक हमने क्या ले लिया बुआ? विरल माध्यम ले लिया। तो बोला गया है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, हम मान लेते हैं बाबू सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये सीधे नहीं जाकर अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का क्या कहलाती है? अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इसका आप लोग लाइव एग्जांपल जो है बाबू देख सकते हैं। जैसे यहां पर ग्लास है, ग्लास में एक पेंट ब्रश को रखा गया है, तो देखिएगा जैसे ही आप रख रहे हैं तो ये सीधा नहीं दिखकर बाबू हल्का सा क्या हो गया है? टेढ़ा हो गया है। यानी यही है कि पहला माध्यम इसका हवा है और दूसरा माध्यम क्या है? पानी है। और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। वो सीधा, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो हमको हल्का सा क्या दिखाई दे रहा है? टेढ़ा दिखाई दे रहा है। ये आप लोग अपने घर पर भी क्या कर सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं। एक शीशा का ग्लास लीजिएगा, उसमें पानी भर लीजिएगा, उसमें पेंसिल पेन कुछ भी डालिएगा तो आपको सीधा नहीं देकर हल्का सा टेढ़ा दिखाई देगा, क्योंकि यह प्रकाश का अपवर्तन करता है। अब आते हैं बुआ अगले टॉपिक के तरफ। अगला टॉपिक कह रहा है कि लेंस क्या है। अगला टॉपिक है बाबू आपका लेंस क्या है। तो बाबू देखिएगा लिखा है, दो पारदर्शी गोलीय सतहों से घिरे उभयनिष्ठ भाग को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। यानी लेंस जो है बाबू दो पारदर्शी सतहों से क्या किया रहता है? घिरा रहता है। इसके पहले हम लोग दर्पण पढ़े थे और दर्पण में देखिएगा एक ही भाग पारदर्शी रहता है और दूसरे भाग पर पेंट किया गया रहता है। लेकिन आप लोग चश्मा पहनते हैं तो बाबू दोनों साइड पारदर्शी रहता है कि नहीं रहता है? यहां पर देखिएगा हमने कुछ लेंस भी लिखा है। जैसे ये आप लोग के स्टूमर में लेंस इसी तरह रहता होगा, एक भाग ऊपर रहता है और एक भाग नीचे रहता है और दोनों के दोनों क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। यहां तक कि ये भी लेंस है जो कि आपने कैमरा वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है ना। तो ये लेंस का मतलब क्या होता है? जो दो पारदर्शी सतहों से घिरे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? लेंस। और आपको इस चैप्टर में दो लेंस के बारे में पढ़ना है। वो है बाबू एक उत्तल लेंस जिसका फिगर ऐसे होता है, सॉरी बाबू, उत्तल लेंस जिसका फिगर ऐसे होता है और अवतल लेंस जिसका फिगर कौन सी होता है बाबू? ऐसे होता है। तो देखिएगा एक आपका सतह ये है और एक सतह ये है, और ये दोनों के दोनों सतह आपके क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। तो दो पारदर्शी सतहों से घिरे उभयनिष्ठ भाग को लेंस कहते हैं, जो कि आप लोग इसमें भी देख सकते हैं। एक सतह ऊपर रहता है, एक सतह नीचे रहता है। आप जो चश्मा पहनते हैं उस चश्मे में भी देख सकते हैं कि एक सतह ऊपर है और एक सतह नीचे है। अब चलेंगे नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में देखेंगे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा अगला कह रहा है लेंस के प्रकार। तो हमने यहां पर लिखा है कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? होते तो बहुआ 6 प्रकार के हैं, लेकिन आपको इस चैप्टर में 2 ही प्रकार पढ़ना है। पहला लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है और दूसरा जो लेंस होता है वो क्या होता है? अवतल लेंस होता है। आप यहां पर देख रहे होंगे कि उत्तल लेंस का भी फिगर बना हुआ है और अवतल लेंस का भी फिगर क्या है? बना हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं तो हम सीधे बोल सकते हैं बुआ, वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग क्या हो? मोटा हो और किनारे वाला भाग आपका क्या हो? पतला हो, वैसे लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस का कोई डिफिनेशन पूछे तो वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला हो और किनारे वाला भाग क्या हो? मोटा हो, वैसे लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं। देखिए कितना आसान है, जिसका बीच वाला भाग मोटा और किनारे वाला भाग पतला वो उत्तल लेंस, और जिसका बीच वाला भाग पतला और किनारे वाला भाग मोटा वो आपका क्या कहलाएगा बाबू?
अवतल लेंस, ये सबसे सटीक डिफिनेशन हुआ। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। नेक्स्ट आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है बाबू, अवतल लेंस और उत्तल लेंस में क्या अंतर है? अवतल लेंस और उत्तल लेंस में क्या अंतर है? तो बाबू देखिएगा, यहां पर अवतल लेंस और उत्तल लेंस में आपका अंतर लिखा गया है। यह आपका अवतल लेंस के बारे में लिखा गया है और इधर आपको जो है बाबू उत्तल लेंस के बारे में लिखा गया है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर बताइए। अभी हम आपको बताएं कि बाबू जो आपका उत्तल लेंस होता है उसका फिगर ऐसे होता है, और जो नहीं बाबू ये तो अवतल लेंस है ना, सॉरी अवतल लेंस है, इसका फिगर आपका ऐसे होता है, और उत्तल लेंस जिसका फिगर आपका कैसे होता है बाबू, ऐसे होता है। अब चलिएगा दोनों में अंतर हम लोग पढ़ते हैं। तो अवतल लेंस में लिखा हुआ है बाबू, इसकी दोनों अपवर्तक सतह धंसी रहती है। अपवर्तक सतह का मतलब जहां पर प्रकाश की किरण टकरा रही है। तो बाबू देखिएगा, अवतल लेंस में इसका दोनों अपवर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ रहता है, और जबकि वही उत्तल लेंस है, इसका दोनों अपवर्तक सतह आपका कौन सी है, उभरा हुआ है। तो इसके दोनों अपवर्तक सतह उभरे रहते हैं। अवतल लेंस के दोनों अपवर्तक सतह धंसे रहते हैं, जबकि उत्तल लेंस के दोनों अपवर्तक सतह उभरे होते हैं। इसका फोकस काल्पनिक होता है, यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी वास्तविक नहीं होकर क्या होती है, काल्पनिक होती है, और इसका फोकस क्या होता है बुआ, वास्तविक होता है। यह किरणों को अपसरित करता है। अपसरित करने का मतलब क्या होता है, अवतल लेंस किरणों को फैलाने का काम करता है। जैसे यहां पर यह किरण जा रही है, तो ये किरणों को कौन सी करेगा, इधर उधर डायरेक्शन में क्या करेगा, फैलाएगा। तो यह किरणों को अपसरित यानी क्या करता है, फैलाता है, और यह किरणों को संसरित, संसरित का मतलब क्या होता है, किसी एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। जैसे यहां से बहुत सारी किरणें जाएंगी, तो वो सारी की सारी किरणें जो है बाबू एक बिंदु पर जो है बाबू संसरित हो जाएंगी। इसीलिए यह किरणों को संसरित करता है यानी इकट्ठा करता है, और यह किरणों को अपसरित करता है यानी क्या करता है, फैलाता है। उसके बाद जो है बाबू इसमें लिखा गया है, इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी जो अवतल लेंस होता है बाबू, इसमें केवल जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। और जबकि आपका उत्तल लेंस है बाबू, तो इसमें आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और उत्तल लेंस में आभासी भी बनेगा और क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब भी बनेगा। इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष में होता है, और इसका उपयोग दूर दृष्टि दोष में होता है। वैसे व्यक्ति जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसमें हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और जिसको दूर दृष्टि दोष होता है उसको हम लोग किसका उपयोग करते हैं बउआ, नहीं बाबू, जिसका निकट दृष्टि दोष होता है उसमें हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और जिसका दूर दृष्टि होता है उसमें हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अब क्यों दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग होता है और निकट में क्यों अवतल लेंस का प्रयोग होता है, इसका हम लोग जब फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे मानव नेत्र, तो उसमें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो ये अवतल लेंस और उत्तल लेंस में बाबू अंतर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक कह रहा बाबू, लेंस की मोटाई का उसके फोकांतर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह भी जो है बाबू 2 नंबरिया क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंस की मोटाई का उसके फोकांतर यानी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने लिखा है कि पतले लेंस द्वारा किरणें कम मुड़ती हैं, इसलिए पतले लेंस का फोकांतर फोकस अधिक होता है, तथा मोटे लेंस द्वारा किरणें अधिक मुड़ती हैं, इसीलिए मोटे लेंस का फोकांतर क्या होता है, कम होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो पतला लेंस है वो किरणों को जो है बाबू क्या करेगा, कम मोड़ता है, इसीलिए इसका फोकस अधिक होता है। और जो बाबू मोटा लेंस है वो किरणों को अधिक मोड़ता है, इसीलिए इसका फोकस क्या होता है, कम होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि पतले लेंस की फोकस कम होती है या अधिक होती है, तो पतला लेंस किरणों को कम मोड़ता है, इसीलिए इसका फोकस अधिक होता है, और मोटा लेंस किरणों को अधिक जो है बाबू मोड़ता है, इसीलिए इसका फोकस कौन सी होता है, कम होता है। यानी अगर लेंस पतला है तो फोकस अधिक होगा, और लेंस मोटा है तो फोकस आपका क्या होगा, कम होगा। या आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होगी कि अधिक होगी, तो मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होगी, और पूछेगा पतले लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, तो पतले लेंस की फोकस दूरी आपका क्या होगा, अधिक होगा। यानी लेंस की मोटाई का उसके फोकांतर पर यही प्रभाव पड़ता है कि लेंस अगर पतला है तो उसका फोकस अधिक होगा, और लेंस यदि मोटा है तो उसका फोकस कम होगा। कोई पूछे क्यों, तो वो पतला लेंस किरणों को कम मोड़ता है इसीलिए उसका फोकस अधिक, और मोटा लेंस किरणों को ज्यादा मोड़ता है इसीलिए उसका फोकस क्या होता है, अधिक होता है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है बाबू, कह रहा बाबू लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं
इसका एसआई मात्रक बताएं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सेंटअप एग्जाम में भी क्वेश्चन दिया हुआ था साइंस में, आप लोग देखिएगा कल के एग्जाम में बाबू। तो लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। अब जैसे लेंस की क्षमता को अभी साइड कर रखते हैं बाबू, अब आदमी की क्षमता पर आते हैं। जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, अब क्या सबकी क्षमता एक है? कोई 20 किलो वजन उठा सकता है तो कोई 50 उठा सकता है, कोई 100 किलो भी वजन उठा सकता है। तो आदमी जितना काम कर सकता है उतना उसका कैपेसिटी यानी क्या होता है, क्षमता होता है। तो अलग अलग लेंस की भी अलग अलग क्या होती है, क्षमता होती होगी। आप देखते होंगे डॉक्टर के पास जब जाते होंगे चश्मा बनवाने के लिए, तो डॉक्टर आपके पास अलग अलग साइज का लेंस लगाकर चेक करता है कि किस लेंस से आपको बढ़िया तरह से दिख रहा है, और उसमें अलग अलग क्षमता के क्या होते हैं, लेंस होते हैं। देखिएगा किसी का पावर होता होगा तो कोई कहता होगा मेरा -1 है, किसी का 1.2 रहता है, किसी का 1.3 रहता है। वो सारा का सारा लेंस का कैपेसिटी यानी लेंस का क्या रहता है, क्षमता रहता है। तो देखिएगा इसका हमने डिफिनेशन लिखा है, जब प्रकाश की किरण किसी लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद मुड़ जाती है। मोटे लेंस द्वारा किरणें अधिक मुड़ती हैं, अभी पिछले वाले में ही पढ़े हैं, और पतले लेंस द्वारा किरणें क्या होती हैं, कम मुड़ती हैं। इस प्रकार किसी लेंस द्वारा किरणों के मुड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। देखिएगा कितना आसान डिफिनेशन लिखा गया, किसी भी लेंस द्वारा किरणों के मुड़ने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। और बाबू देखिएगा मोटे लेंस द्वारा किरणें अधिक मुड़ती हैं और पतले लेंस द्वारा किरणें कम मुड़ती हैं, यानी अर्थात किसी भी किरण को मोड़ने की क्षमता ही क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। तो लेंस की क्षमता का डिफिनेशन आपने जान लिया कि किसी भी लेंस द्वारा किरणों के मुड़ने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। और बाबू लेंस की क्षमता जो होती है उसके फोकांतर के व्युत्क्रम के बराबर होती है यदि लेंस की क्षमता P तथा फोकांतर F हो तो। मैंने यहां पर बोला है कि जो लेंस की क्षमता है उसके फोकांतर यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी उल्टे के क्या होती है, बराबर होती है। यदि हम लोग लेंस की क्षमता को P मानते हैं और फोकांतर को क्या मानते हैं, F मानते हैं, तो लेंस की जो क्षमता का फार्मूला होगा P = 1/F। इसको हम इधर भी लिख सकते हैं कि पावर P और 1/F, चूंकि यह फोकांतर का व्युत्क्रम होता है। तो लेंस की क्षमता यानी पावर निकालना रहे तो 1/F, फोकस दूरी का उल्टा कर देंगे तो किसी भी लेंस की क्या निकल जाएगी, क्षमता। अब पूछा है होगा इसका एसआई मात्रक बताएं, यानी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बाबू देखिएगा इसका एसआई मात्रक डायोप्टर या डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग डी से क्या करते हैं, दिखाते हैं। यानी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपको डायोप्टर होता है। और लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो किसी भी लेंस द्वारा किरणों के मुड़ने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। और ये ऑब्जेक्टिव में है जो है बाबू हमेशा पूछता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। अब आते हैं बाबू अगले टॉपिक के तरफ। अगला टॉपिक आपका कह रहा है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। यह आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो बाबू देखिए जो उत्तल लेंस होता है उस पर यदि कोई भी किरण आपतित होती है तो वो किरणों को संसरित करता है, यानी किसी एक बिंदु पर क्या करता है, इकट्ठा करता है। इसीलिए इसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। अभी हम लोगों ने अंतर में भी पढ़ा है कि यह किरणों को संसरित यानी क्या करता है, इकट्ठा करता है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा होगा उत्तल लेंस पर जब किरणें आपतित होती हैं तो अपवर्तन के निर्गत किरणें किसी एक ही बिंदु पर क्या करती हैं, मिलती हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर संसरित, संसरित का मतलब क्या होती हैं, इकट्ठा होती हैं। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर कोई पूछे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो सीधे कहिएगा उत्तल लेंस पर जब किरणें आपतित होती हैं तो निर्गत किरणें यानी जो किरणें निकलती हैं वो किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, अर्थात क्या होती हैं, संसरित होती हैं। इसीलिए उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तल लेंस किरणों को एक ही बिंदु पर क्या करता है, इकट्ठा करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अब आते हैं बुआ अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक कह रहा है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। अब जैसे उत्तल लेंस किरणों को इकट्ठा करता है और अवतल लेंस किरणों को क्या करता है, फैलाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। वही लिखा गया जब अवतल लेंस पर किरणें आपतित होती हैं तो अपवर्तन के बाद निर्गत किरणें यानी निकलने वाली किरणें किसी खास बिंदु से फैलती हुई मालूम पड़ती हैं और फैलने को अपसरित बोलते हैं, अर्थात अपसरित हो जाती हैं। इसीलिए अवतल लेंस को
अपसारी लेंस कहते हैं। आप लोग फिगर के माध्यम से देख भी सकते हैं कि ये सारी की सारी किरणें जो है बाबू क्या कर रही हैं, फैल रही हैं। यानी जो किरणों को इकट्ठा करता है तो उसको हम लोग अभिसारी बोलते हैं, और जो किरणों को फैलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी जो है बोलते हैं। तो कोई पूछे कि अपसारी लेंस कौन है, तो अवतल लेंस, और अभिसारी लेंस कौन है, तो उत्तल लेंस। इसमें कोई दिक्कत बाबू? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट करा हुआ प्रकाश के अपवर्तन के नियम। हम लोग अपवर्तन पढ़ लिए थे लोग, लेकिन उसका नियम नहीं पढ़े थे लोग। तो बाबू देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम होते हैं और अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम तो दोनों का सेम है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों जो है बाबू क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं या एक ही तल के होते हैं। यानी प्रकाश के अपवर्तन में भी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा बाबू आपतन कोण की ज्या, जिसको आपतन कोण की ज्या को हम लोग साइन आई बोलते हैं, और अपवर्तन कोण की ज्या जिसको आप लोग साइन आर, यहां पर आर जो है बाबू लिखा गया है, साइन आर का अनुपात किसी दो माध्यम के लिए क्या होता है, नियतांक होता है। जैसे उसमें आपने दूसरा नियम पढ़ा था कि परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन इसमें किसी भी आपतन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी इसमें साइन आई बटा साइन आर या किसी भी नियतांक के क्या होता है, बराबर होता है। अभी आप लोग अपवर्तन में बताए भी हैं कि दो माध्यम रहता है, जब किरणें इधर जाती हैं तो यहां जो बाबू कोण बनता है ये आपतन कोण बनता है, और यहां जो कोण बनता है वो आपका क्या बनता है, अपवर्तन। और इन्हीं दोनों का नियतांक बाबू क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है, जिसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो कोई पूछे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किसी भी माध्यम के लिए नियतांक होता है, और वो अनुपात क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर बाबू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई पूछे प्रिज्म क्या है, तो देखिएगा प्रिज्म का हमने कितना आसान डेफिनेशन यहां पर लिखा है। बोला है कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म। आप लोग देखिएगा यहां पर प्रिज्म बनाया गया है। प्रिज्म जो है दो समतल पृष्ठों से जो है बाबू घिरा हुआ है, जो किसी न किसी कोण पर क्या किया रहता है, झुका हुआ रहता है। और चूंकि प्रिज्म जो है ग्लास का बना रहता है, इसीलिए यह जो है बाबू क्या होता है, पारदर्शक होता है। और प्रिज्म की एक खासियत होती है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश प्रिज्म के अंदर जाता है तो वो उसको 7 रंगों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। यही प्रिज्म की क्या होती है, खासियत होती है, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। और वो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच पारदर्शक माध्यम जो है क्या है, होता है। और एक क्वेश्चन और प्रिज्म से पूछा जाता है कि प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं। तो आप लोग फिगर के भी माध्यम से देख लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर फिगर बना रहे हैं, तो चूंकि ये एक 3D फिगर है, तो इसमें कुल 5 सतह है बाबू। कितने सतह है, 5 सतह। एक सतह यहां पर है, एक सतह यहां पर है 2, एक 3, और एक इधर है 4, और एक यहां पर क्या है बाबू, नीचे है 5। यानी प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं। और जो है बाबू यह किसी न किसी कोण पर क्या किया रहता है बुआ, झुका हुआ रहता है। और ये एक पारदर्शक क्या होता है, माध्यम होता है। अब आते हैं बुआ अगले टॉपिक पर। अगला कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। वो देखिएगा, हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये विरल है बाबू, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। क्रांतिक कोण का मतलब 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। तो उस स्थिति में प्रकाश की किरण का दूसरे माध्यम में अपवर्तन नहीं होता है, और किरण उसी माध्यम में प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए लौट जाती है। इस प्रकाशीय घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है बाबू, जैसे मान लीजिए एक दो माध्यम है, अब प्रकाश की किरण आ रही है तो इसको जाना चाहिए दूसरे जो है माध्यम में, लेकिन ये दूसरे माध्यम में ना जाकर जो है बाबू पुनः इसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। और यहां पर चूंकि 90 डिग्री बोला है, इसीलिए बोला है कि अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे और दूसरे माध्यम में न जाकर प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो यही घटना जो है बाबू प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, कहलाती है। तो कोई पूछे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में
प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण यानी 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, तो वो दूसरे माध्यम में जो है बाबू अपवर्तन नहीं होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वो पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है बुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें जो है बाबू समझ में आई होंगी। अब हम लोग मिलते हैं जो है बाबू नेक्स्ट दिन अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद,